Good morning to my dear students. So, this is our third lecture of chapter first, the Indian Constitution. And in this series of chapter, we have done that what is constitution, then the need of constitution. Yes, हमने ये भी देख लिया constitution क्या होता है, फिर ये भी देख लिया constitution की need क्या होती है. Then we had seen the making of constitution, right? How the constituent assembly completed the Indian constitution. So we have seen the same thing also. After that, we have seen the historic significance behind celebrating 26th January as Republic Day, correct? And then after that we had seen the preamble of Constitution of India. हमने प्रिम्बल पढ़ी थी कल. वी हैड सीन द मीनिंग ऑफ प्रिम्बल, करेक्ट. मीनिंग क्या होता है प्रिम्बल का ये भी देखा था. एंड वी हैड रेड प्रिम्बल yesterday and we pointed some words as we highlighted some words as the people of India, then sovereign, then democratic republic, then justice, liberty, equality and fraternity. The another word were fraternity, then constituent assembly, these words. So today we will study these words one by one, that what mean those words and so on. So let's start. So we will see a brief interpretation of what the preamble says. आज हम देखने वाले थे कि हमारा प्रिम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या कहती है. तो इसमें हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा बेटा सोवरेन. यस, दिस वाज द वर्ड. क्लियर. तो लेट्स सी व्हाट इज दैट. इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इन एनी मैटर. सोवरेन का मीनिंग होता है अपने आप में सर्वस्व होना, ठीक है, एक तरह से. तो हमारे प्रिम्बल में आए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल में आए, इस शब्द का अर्थ ये है कि अब जो भारत है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, वो कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट नेशन है और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मैटर में एक्सटर्नल कंट्रोल अर्थात किसी भी दूसरे देश का कंट्रोल हमारे देश के ऊपर नहीं है. इज़ दैट क्लियर? अब आई होप आपको समझ में आया बहुत अच्छे से. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट. सो द अनदर वर्ड इज सोशलिस्ट, करेक्ट. दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट. सो व्हाट मीन बाय सोशलिस्ट? द कंट्री सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ होता है शोषण. किसी भी रूप में आपको, आपके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता है. एंड एनी इनइक्वलिटी इन इनकम एंड सोशल स्टेटस वॉन्ट बी एग्जिस्टेड. किसी भी तरह से इनइक्वलिटी, असमानता आपके साथ नहीं बढ़ती जाएगी इन केस ऑफ इनकम एंड इन केस ऑफ सोशल स्टेटस आल्सो. इसका मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अच्छा इनकम में अगर इनइक्वलिटी नहीं होगी तो हमें तो, मेरे पापा को तो 50,000 ही मिलते हैं और उसके पापा को 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं. ऐसा नहीं. इनकम का, इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा कि स्त्री और पुरुष, जेंडर या कास्ट या रिलीजन, इस बेस पर किसी भी इनइक्वलिटी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, असमानता का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा. अगर दो इंसान के काम सेम है, चाहे उनका जेंडर डिफर हो, चाहे उनका कास्ट डिफर हो, चाहे उनका रीजन अर्थात क्षेत्र डिफर हो, चाहे उनका रिलीजन डिफर हो, कलर डिफर हो, है ना, तो इस बेस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा. इज़ दैट क्लियर? सोशल स्टेटस भी सेम होता है. अगर आप मतलब आपके साथ जाति पाति पर किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी पर, आप पर मतलब क्या, हम और आप क्या है, इंडियन सोसाइटी के एक पार्ट है. तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. द थर्ड वन इज सेक्युलर. व्हाट डज मीन बाय सेक्युलर? सेक्युलर मीन्स all religions will be treated equally.
सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। द स्टेट, अब देखिए स्टेट वर्ड आया है, हम जनरली स्टेट का मतलब कंट्रीज से नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि स्टेट मतलब राज्य, पर प्रिम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में या और भी कई जगह जब हमारे संपूर्ण नेशन की बात होती है तो उसके लिए भी स्टेट अर्थात प्रांत ऐसा शब्द आता है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, कंट्री। ठीक है, तो कंप्लीट कंट्री के लिए हम बात कर रहे हैं। द स्टेट वोंट प्रमोट एनी रिलीजन, स्टेट जो है, प्रांत जो है, किसी भी मतलब जो हमारा कंट्री है वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, अर्थात केवल एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, किसी भी धर्म का, किसी एक मतलब किसी भी धर्म का। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मतलब उस कंट्री का अपना एक धर्म है। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सभी सिटीजन्स को समान रूप से अपने अपने धर्म को फॉलो करने का पूरा पूरा अधिकार दिया है, और हमारे कंट्री का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्म हमारे लिए समान है। धर्म के नाम पर हमारा कंट्री नहीं जाना जाता है, सभी सिटीज़न फ्री है कि वो अपने धर्म में विश्वास रखें, अपने धर्म को फॉलो करें, और इनफैक्ट उनको ये फ्रीडम है कि जिस धर्म में उनकी आस्था हो, जन्म से अगर वो दूसरे धर्म में है, पर अगर उनकी आस्था किसी भी धर्म में हो तो उस धर्म को फॉलो करने का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार देता है। जैसे कोई मुस्लिम भाई, उसका धर्म अगर हिंदू धर्म में है तो वो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपना सकता है। किसी क्रिश्चियन का जो ट्रस्ट है या उन्हें जो ज़्यादा अपना लगता है तो वो सनातन धर्म में, सनातन रिलीजन में अगर उनके बिलीफ्स है तो वो सनातन धर्म को फॉलो कर सकता है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, डेमोक्रेटिक। हमने प्रिम्बल में वर्ड पढ़ा डेमोक्रेटिक। सो व्हाट डज मीन बाय डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ किसी भी तरह का मोनार्किकल सिस्टम नहीं होगा, किसी भी रॉयल फैमिली जो है वो हेरिडेटरी रूप से हमारे देश को गवर्न नहीं करेगी, जबकि गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के द्वारा इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हम इलेक्शन के द्वारा चुनकर देते हैं और जो मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा रिपब्लिक। सो व्हाट डज मीन बाय रिपब्लिक? देखिए डेमोक्रेटिक में मैंने आपको समझा दिया कि क्या नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वही मतलब रिपब्लिक में सेम चीज़ वही आ रही है कि नो हेरिडेटरी रूलर, कोई भी राजा का बेटा राजा, या किसी एक पोस्ट पर अगर सपोज कोई अधिकारी है तो उसका बेटा उसी पोस्ट पर, तो इस तरह से कोई भी हेरिडिटरी रूलर या हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी। द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड एंटाइटी। एंटाइटी का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व कह सकते हैं, सत्ता कह सकते हैं, है ना। तो जो हेड ऑफ स्टेट होगा, अर्थात जो कंट्री का हेड होगा, वो एक इलेक्टेड एंटिटी होगा, इलेक्टेड पोस्ट होगा, इलेक्टेड बंदा होगा। होल्ड्स फॉर फिक्स टर्म, और वो जो अपनी सत्ता है, अपने गवर्न जो करेगा कंट्री को, वो एक फिक्स टाइम तक करेगा, और उन्हें ही हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। सो हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, यू आर राइट, मिस्टर कोविंद, है ना। चलिए, हाँ जी, रामनाथ कोविंद, यस। चलिए, सो liberty and equality, the next term we had read in our preamble. So what is liberty and equality? People have freedom to express their views and have equal opportunity to progress economically. सबको आर्थिक रूप से समान प्रगति करने का अधिकार है ना। हर जाति, हर जेंडर, हर धर्म के लोग चाहे तो व्यापार कर सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, चाहे तो पर्सनल कोई ट्रेड कर सकते हैं, या चाहे तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। मतलब इकोनॉमिकली सबको समान अधिकार है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। देन अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का सबको अधिकार है। आपको कुछ गलत लगता है, कुछ सही लगता है, देन यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं। बस ये है कि वो अब्यूज्ड नहीं होने चाहिए, दूसरों को नुकसानदायक नहीं होने चाहिए, बट आपके जो व्यूज़ है वो आप एक अच्छी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स यू द सेम राइट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था बेटा प्रीम्बल में, फ्रेटर्निटी। सो व्हाट डज मीन बाय फ्रेटर्निटी?
A sense of brotherhood among Indians, it gives unity and strength to the nation. हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना है, जो ब्रदरहुड की भावना है, उसे ही हम फ्रेटर्निटी कहते हैं. और ये फ्रेटर्निटी जो है हम इंडियंस को यूनिटी और स्ट्रेंथ अर्थात एकता और बल जो है नेशन को प्रदान करती है, जो हमारे अंदर की ब्रदरहुड है. क्योंकि हम देखते हैं इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स and all the state has their own culture, own customs, cultures, dressing sense, but then and then we are united. फिर भी क्या है, हम यूनाइटेड है. तो ये जो ब्रदरहुड वाला सेंस है, ये जो यूनाइटेड रहने का जो सेंस है, वो हमारे नेशन को स्ट्रेंथ प्रदान करता है. ठीक है, ये तो हमने प्रिम्बल में कुछ विशेष शब्द पढ़े थे, उनको हमने डिफाइन किया ताकि हमें प्रिम्बल समझ में आए कि क्या क्या कहा है. फ्रेटर्निटी होना मतलब हम सब में भाईचारा होगा, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, इक्वलिटी. ठीक है. एंड नाउ वी विल सी द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सैलिएंट मतलब होते हैं इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं हम. ठीक है. सो द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So let's see what are the important features of constitution. So we have included here a diagram to see you, and you can see here the important features of our constitution. As federalism, अभी हमने फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Let's see first. So first is federalism, second is parliamentary form of government, third is the fundamental rights, fourth is the universal adult franchise, and fifth is the separation of powers. तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स है. फीचर्स का मतलब पता है आपको क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं. ठीक है, क्लियर. चलिए, तो फीचर्स का मतलब विशेषताएं होता है, सैलिएंट का मतलब इम्पोर्टेंट होता है. तो हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है. करेक्ट. सो लेट्स सी. As we have seen, the first feature, that is federalism. So let's see what is federalism. This kind of arrangement implies where more than one kind of government exists. जहाँ पर एक तरह से अधिक तरह की गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर फेडरलिज्म जो है एक अरेंजमेंट होता है, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका होता है, वो वहाँ एग्जिस्ट होता है. ठीक है. जैसे हमारे इंडिया में हम दो गवर्नमेंट देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को गवर्न करता है, और स्टेट गवर्नमेंट इट मीन्स कुछ जो अधिकार है वो स्टेट को दिए हुए होते हैं, कुछ जो निर्णय है वो स्टेट कर सकता है, और वो होता है स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर. सो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन एंड मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट कंसर्निंग द एंटायर नेशन. अभी हमने पढ़ा कि पूरे देश पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज लागू कर सकती है, और पूरे अपनी जो कुछ जो नियम वगैरह जो भी होते हैं वो पूरे देश पर लागू कर सकती है. जैसे फॉरेन रिलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आता है. सी फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म? नथिंग बट इट इज क्वाइट एन अरेंजमेंट that implies where more than one kind of government exists. जहाँ एक से अधिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर फेडरलिज्म तरीके का कंट्री को गवर्न करने का एक अरेंजमेंट होता है. जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ना, पावर्स का सेपरेशन है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. सो देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. वैसे हम वो फीचर्स अलग से और पढ़ेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे एंटायर नेशन को कंसर्न करके अपने लॉज बनाता है, और एज लाइक पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं. एज लाइक फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस मैटर, जो देश की सुरक्षा का मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना. फॉरेन रिलेशन से अर्थात विदेश नीति जो है, दूसरे देशों से कैसे संबंध होंगे, क्या होंगे, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं. दैट करेंसी कौन सी बंद करनी, कौन सी चलानी, फिर उसका प्रिंट वगैरह, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. कम्युनिकेशन है ना, आप देखते हैं BSNL भारतीय संचार है ना, डाक विभाग है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सब किसके अंडर आते हैं?
ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और रेलवेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स होते हैं वो अपने बेस पर अपने स्टेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें देखते हैं, और वो जो आते हैं बातें सारी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डील्स विद द नीड्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अपने अपने स्टेट्स में क्या नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना। एज लाइक एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ अपने स्टेट के लिए, समझ में आ रही है। सेंट्रल जो लॉ ऑर्डर बनाएगा वो पूरे देश पर समान रूप से लागू होगा। अगर हम अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो कोविड-19 के तहत जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में लॉकडाउन था, और फिर क्या किया, फिर राज्य को अधिकार दिया गया कि अपने अपने स्टेट की कंडीशन देखकर, अपने अपने राज्य की कंडीशन देखकर आप क्या करें, आपको जैसे भी लॉकडाउन टाइट लूज जैसा भी करना है, स्ट्रिक्ट करना है या थोड़ा सा उसमें रियायत देनी है, ढील देनी है, छूट देनी है, ये स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया। तो अब हम देख रहे हैं कि सब जगह की पोजीशन कैसी है, अलग अलग है। हमारे राजस्थान में परिस्थितियां अभी इतनी विपरीत नहीं है, तो काफ़ी हद तक हम इंजॉय कर रहे हैं कि हाँ चलो फ्री है, इतना कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं अभी, तो वहाँ अभी भी बहुत टाइट सिचुएशन है और कर्फ्यू टाइप सिचुएशन है। तो अभी क्यों चल रहा है ऐसा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये डिसीजन लेने का पावर दे दिया है। तो समझ में आया, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए लेगी केवल डिसीजन, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा वो ऑल ओवर कंट्री के अकॉर्डिंग ले सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको और डिटेल से अगर देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट बनी हुई है। क्या बनी है बेटा, 3 लिस्ट बनी हुई है, जिसे हम सब्जेक्ट लिस्ट कहते हैं। तो वो 3 लिस्ट जो हैं वो मतलब और ज़्यादा क्लियर करती है कि कौन से लिस्ट के अंडर कौन कौन से वर्क आते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 3 लिस्ट, दैट इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। कौन से पावर जो है किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या कुछ चीज़ें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देखते हैं। सो लेट्स सी दोस। फर्स्ट यूनियन लिस्ट आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी लॉज मेकिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है और जो पूरे कंट्री के लिए एग्जीक्यूट होती है। सेकंड स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट के जो पावर्स हैं वो बताए हुए होते हैं कि स्टेट किस किस मैटर्स में लॉज बना सकती है, नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती हैं। और उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट के पावर्स शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ government. People elect their representatives to the central legislature that consists of 2 houses. Central legislature या पार्लियामेंट जो है हमारी वो बायकैमरल है, 2 हाउसेस और प्रेसिडेंट, ये मिलकर हमारी पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है। ठीक है, कौन से 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड हैं वो कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल हेड द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो सारी जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की वो और प्राइम मिनिस्टर, इन्हें हम कंट्री के रियल हेड कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी हमने ऊपर बात करी थी, एज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गवर्न द कंट्री इन अ वेल वे। बहुत अच्छे से हम कंट्री गवर्न नहीं कर सकते हैं अगर सेंट्रलाइजेशन हो पावर का। तो इसलिए हमने पावर्स का क्या किया है, हमने मतलब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि पावर्स का सेपरेशन किया गया है। उस सेपरेशन के तहत कुछ 3 ऑर्गन्स को जो हैं
हमने गठित किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स गठित हैं, 3 ऑर्गन्स फॉर्म्ड हैं, क्लियर, जिसमें फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड क्या है एग्जीक्यूटिव, सेकंड क्या है बेटा एग्जीक्यूटिव, ओके, एंड द थर्ड इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है, मेक्स लॉज एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। फिर एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम जनरल एम्प्लॉय, ओके, एंड द सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंट द लॉज एंड गवर्न द कंट्री, कंट्री को गवर्न करते हैं, और जो लॉज हैं लेजिस्लेचर बनाती है उन्हें क्या करता है इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद जुडिशियरी सिस्टम, वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज हैं वो कंट्री में प्रॉपर एक्सरसाइज हो रहे हैं या नहीं इसे देखता है, ठीक है। द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फीचर में आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। So what is universal adult franchise? Simple, as you know that one vote, one person, each and every citizen who is 18 years or above that has the right to cast vote. No discrimination on the basis of color, caste, religion, gender, किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं होता है। हर एक भारत के सिटीज़न को वोट करने का अधिकार होता है। कुछ कंडीशंस होती है, एज लाइक ही और शी शुड नॉट बी, must not be the unsound mind, should not be the criminal, ठीक है, and above he or she should be above 18 years of age, clear, 18 or above 18, okay, and next see the fundamental right. This is the most important feature of in Constitution of India. So there are 6 fundamental rights, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, वॉच वीडियो, एंजॉय वीडियो, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।